नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक मतदान कराए जाएंगे। मतगणना 2 मई को होगी। तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में और असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव वाले राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसान प्रसंस्करण इकाइयां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति होंगे। वर्तमान वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, अर्थव्यवस्था की महामारी से पहले की स्थिति में लौटने का संकेत। कोविड टीकाकरण के अगले चरण में 60 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को टीका लगाने के लिए तैयारियां जारी। गृह मंत्रालय ने कोविड से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के वर्तमान दिशा निर्देश 31 मार्च तक बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहले खिलौना मेले का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कोविड बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और वैश्विक बिकवाली के बीच सेंसेक्स 1939 और निफ्टी 568 अंक गिरा। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच कराए जाएंगे। इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतगणना 2 मई को होगी। नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। वेस्ट बंगाल 8 phases. West Bengal first phase, date of poll 27 March. Second phase, date of poll 1st April. Third phase, date of poll 6th April. Phase 4, date of poll 10th April. Fifth phase, date of poll 17th April. Phase 6, date of poll 22nd April. Seventh phase, date of poll 26th April. Last phase, date of poll 29th April. तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में चुनाव होंगे। Assam General Assembly Elections 2021. Elections shall be held in 3 phases. First phase, date of poll 27th March. Assam second phase, date of poll 1st April. Final phase, date of poll 6th April. श्री अरोड़ा ने कहा कि इन चुनाव में 824 सीटों के लिए 2,70,000 मतदान केंद्रों में करीब 18 करोड़ 68 लाख लोग वोट डाल सकेंगे। A total of 824 assembly constituencies shall be going for polls during these elections. 18.68 crore electors will cast vote at 2.7 lakh polling stations in these states and UT of Puducherry. More than 3 lakh service vote electors will be availing the facility of electronic transmitted postal ballot system, that is ETPBS. श्री अरोड़ा ने कहा कि मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। श्री अरोड़ा ने कहा कि 4 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।
श्री अरोड़ा ने कहा कि चुनाव कार्य के लिए तैनात प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव से पहले कोविड से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार सहित 5 व्यक्ति घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने 6 अप्रैल को तमिलनाडु में कन्याकुमारी लोकसभा और केरल में मल्लपुरम लोकसभा के उपचुनाव के मतदान की भी घोषणा कर दी है। असम में सभी पार्टियों ने चुनाव तिथियों का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, असम गण परिषद, AIUDF, रायजोर दल के प्रवक्ताओं ने चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया मध्य अप्रैल में पड़ने वाले बिहू त्योहार से पहले समाप्त हो जाएगी। हमारे गुवाहाटी संवाददाता ने बताया है कि मतदान की तिथि घोषित होने के बाद असम में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही असम में सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी थी। आज चुनावी तारीख घोषणा के साथ ही इस प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। प्रदेश में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। कोविड की स्थिति के कारण चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। असम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पहले से ही जागरूकता अभियान शुरू किया है। हालांकि अभी तक किसी भी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की नाम घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन सीट साझा करना और उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मानस प्रेम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी विधानसभा में 30 सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचना 12 मार्च को जारी की जाएगी। एक रिपोर्ट। पुद्दुचेरी विधानसभा का कार्यकाल 8 जून 2021 को समाप्त हो रहा है। यहां तमिलनाडु राज्य सहित एक चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। अधिसूचना 12 मार्च को जारी की जाएगी और उसी दिन से नामांकन पत्र भरने का कार्य शुरू हो जाएगा। 19 मार्च तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 20 मार्च को मतपत्रों की जांच होगी और चुनाव न लड़ने के इच्छुक व्यक्ति 22 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 6 अप्रैल को होगा और मतों की गिनती 2 मई को होगी। पुद्दुचेरी में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के 30 विधानसभा क्षेत्रों में 4,72,736 पुरुष, 5,30,828 महिला मतदाता और 117 किन्नर समुदाय के मतदाता हैं। पुद्दुचेरी में वी नारायणसामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के विधानसभा चुनाव में बहुमत न हासिल करने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। पुद्दुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ दिल्ली से मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान प्रसंस्करण इकाइयां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति होंगे। सेवा क्षेत्र में बजट के कार्यान्वयन पर एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वास, पारदर्शिता और भरोसा वित्तीय क्षेत्र के आधार हैं। देश के फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। कोई इफ्स एंड बट्स की जगह नहीं है। देश में कोई भी डिपॉजिटर हो या कोई भी इन्वेस्टर, दोनों ही ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी अनुभव करें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश की वित्तीय व्यवस्था अगर किसी एक बात पर वो टिकी हुई है तो वो है विश्वास। विश्वास अपनी कमाई की सुरक्षा का, विश्वास निवेश के फलने फूलने का और विश्वास देश के विकास का। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के शासन में बैंकिंग और गैर बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने फंसे कर्जों की स्थिति को दबाए रखने के बजाय उनके बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर के पुराने तौर तरीकों और पुरानी व्यवस्थाओं को स्वाभाविक से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और बदलना हम लोगों के लिए भी अनिवार्य हो चुका है। 10-12 साल पहले एग्रेसिव लैंडिंग के नाम पर कैसे देश के बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को नुकसान पहुंचाया गया, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। नॉन ट्रांसपेरेंट क्रेडिट कल्चर से देश को बाहर निकालने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बजट के प्रमुख प्रावधानों का जिक्र करते हुए उन्होंने वित्त से संबद्ध निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वृद्धि की मौजूदा रफ्तार से देश के वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अगले 5 वर्षों में $60 खरब के आंकड़े छूने की संभावना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि एनआईपी बुनियादी ढांचे पर केंद्र सरकार, राज्यों और निजी क्षेत्र का खर्च शामिल है। उन्होंने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 22 ढांचागत मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री ने एनआईपी के कार्यान्वयन सहित बुनियादी ढांचे की भावी रूपरेखा के लिए बजट के बाद कार्य बिंदुओं पर चर्चा की। इस बात पर भी चर्चा हुई कि जब दुनिया भर के देश कोविड महामारी की चुनौती से निपट रहे थे, तब एनआईपी ने महत्वपूर्ण प्रगति की राह दिखाई। इसके तहत 6,835 परियोजनाएं शुरू की गईं। अब इनकी संख्या लगभग 7,600 हो गई है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक केंद्र सरकार के ढांचागत मंत्रालयों के तहत 74,067 करोड़ रुपए की करीब 216 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 0.4% रही। आज जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 36,22,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। पिछली 2 तिमाही में गिरावट के बाद जीडीपी में वृद्धि देखी गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए मदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के स्वास्थ्य तंत्र को नई दृष्टि, नए सम्मान और नई विश्वसनीयता के साथ देखा जा रहा है। तमिलनाडु में डॉक्टर एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से संघर्ष में मेडिकल पेशेवरों के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के समय में भारत ने न केवल नई राह बनाई, बल्कि इस राह पर दूसरे देशों की भी मदद की है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर सबसे कम और स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अब विश्व के लिए दवाएं और टीके बना रहा है। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से कहा कि इस समय भारतीय चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिकों और फार्मा पेशेवरों की बहुत सराहना और सम्मान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के समूचे चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति दे दी है। प्रत्येक कॉलेज के लिए केंद्र सरकार 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि देगी। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज आयु विशेष लोगों के टीकाकरण के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों की एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष 16 जनवरी से पूरे देश में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। 1 मार्च से 60 साल से अधिक और गंभीर बीमारी वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इस चरण में कोविड टीका लगाया जाएगा। बैठक के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए टीकाकरण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा टीके की खुराक के भंडारण के लिए बुनियादी उपकरणों का होना भी अनिवार्य है। लाभार्थी कोविन प्लेटफॉर्म पर और आरोग्य सेतु के माध्यम से स्वतः पंजीकरण करा सकते हैं। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था होगी। देश में अब तक 1 करोड़ 37 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर मनदीप भंडारी ने कहा कि 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 80% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और 60% अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। डॉक्टर भंडारी ने कहा कि आज 2,84,000 टीके लगाए गए। देश में अब तक 1,34,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.17% हो गई है। कल 12,179 से अधिक रोगी ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया कि 1,07,50,000 से अधिक रोगी पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में मरीजों की संख्या 1,55,986 हो गई है, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 1.41% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 16,577 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब तक कुल 1,10,00,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। गृह मंत्रालय ने कोविड से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के वर्तमान दिशा निर्देश इस वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के मरीजों की संख्या में कमी के बावजूद निगरानी, नियंत्रण और सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करें और संक्रमण को और न बढ़ने दें। ये भी सलाह दी गई है कि वे कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों पर नजर रखें और कड़ाई से नियमों का पालन कराएं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alert पर #AskAIR के जरिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक वोट डाले जाएंगे। मतगणना 2 मई को होगी। तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में और असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव वाले राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसान प्रसंस्करण इकाइयां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा स्टार्टअप्स आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति होंगे। वर्तमान वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि अर्थव्यवस्था के महामारी से पहले की स्थिति में लौटने का संकेत। कोविड टीकाकरण के अगले चरण में 60 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को टीका लगाने के लिए तैयारियां जारी। गृह मंत्रालय ने कोविड से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के वर्तमान दिशा निर्देश 31 मार्च तक बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहले खिलौना मेले का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कोविड बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और वैश्विक बिकवाली के बीच सेंसेक्स 1939 और निफ्टी 568 अंक गिरा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खिलौना मेले का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से करेंगे। इस मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना है। मेले का उद्देश्य सभी उम्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को मनोरंजक और आनंददायक बनाने में खिलौनों की भूमिका का उपयोग करना है। पिछले वर्ष अगस्त में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि खिलौने न केवल गतिविधियों को प्रोत्साहन देते हैं, बल्कि आकांक्षाओं को उड़ान भी प्रदान करते हैं।
बच्चों के समग्र विकास में खिलौनों की भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने देश में खिलौना निर्माण को प्रोत्साहन देने पर बल दिया था। टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री के इसी दृष्टिकोण के अनुरूप खिलौना मेले का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन के इस आयोजन का उद्देश्य सभी खरीदारों, खिलौना बेचने वालों, विद्यार्थियों और अध्यापकों सहित सभी हितधारकों को एक मंच प्रदान करना है। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल खिलौना मेला है जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक प्रदर्शकों से विभिन्न प्रकार खिलौनों का पता लगाने और खरीदने का अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ साथ ज्ञानवर्धक वेबिनार, पैनल चर्चा और गतिविधियां भी होगी। इसमें परंपरागत भारतीय खिलौनों के साथ इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, प्लश खिलौने, पजल और गेम्स सहित आधुनिक खिलौने भी दिखाए जाएंगे। खिलौना मेला में खिलौना डिजाइन और उत्पादन के क्षेत्र में प्रसिद्ध भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वक्ता विचार विमर्श करेंगे। बच्चों के लिए यह मेला पारंपरिक खिलौना बनाने में कौशल प्रदर्शन और खिलौना संग्रहालयों तथा फैक्ट्रियों का वर्चुअल विजिट सहित अनेक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगा। दीपेंद्र के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महाराष्ट्र भी इस मेले में भाग ले रहा है। भारत खिलौना मेले के पहले संस्करण का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। भारतीय खिलौना उद्योग से जुड़े छोटे बड़े सभी उद्योजक सरकार के इस अनूठे उपक्रम के प्रति आशावादी है। उनका कहना है कि इस उपक्रम से खिलौना उद्योग के समग्र विकास के लिए सरकार के साथ उत्साहजनक बातचीत होने का मौका प्राप्त हो रहा है। मुंबई स्थित एजुकेशनल टॉय क्रिएशन कंपनी लूमा वर्ल्ड के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री वेंकट अय्यर ने सरकार के प्रयासों की सराहना की। श्री अय्यर ने इस उद्योग की वृद्धि के लिए आवश्यक कुछ घटकों के बारे में भी विस्तार से बताया। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के नए दिशा निर्देशों से मीडिया के सभी क्षेत्रों के बीच एक रूपता आएगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इससे उपयोगकर्ताओं का सशक्तिकरण होगा और उनके लिए पहली बार शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित किया जा सकेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि विश्व समुदाय ने इन दिशा निर्देशों का स्वागत किया है। ये दिशा निर्देश जिम्मेदार स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। जो सरकार की सोच है वो बहुत सीधी है कि एक ही प्रकार का काम करने वाले सबको एक ही न्याय मिलना चाहिए। अगर न्यूज़पेपर्स को प्रेस काउंसिल है, समाचार पत्र उसके कोड ऑफ एथिक्स है, तो सोशल मीडिया को क्यों नहीं होना चाहिए? जो व्यवस्था न्यूज़पेपर्स को है वही डिजिटल न्यूज़पेपर्स को होगी, वही सोशल मीडिया को होगी। यही हमने किया है। एक क्षेत्र को कोई व्यवस्था ही नहीं थी, हमने एक सुचारू व्यवस्था इसमें दी है और इसीलिए दुनिया भर में स्वागत हुआ इसका कि भारत ने बहुत प्रागतिक नियम बनाए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि बहुत कम समय में ही नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भारत विश्व का तीसरा बड़ा देश हो जाएगा। श्री पुरी ने कहा कि भारत ने न केवल कोविड महामारी की चुनौतीपूर्ण समय में उड़ानें संचालित की, बल्कि घरेलू क्षेत्र में कोविड से पहले की स्थिति के करीब पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत में निकट भविष्य में 2000 उड़ानों का लक्ष्य है। नागरिक उड्डयन भारत में आर्थिक वृद्धि का मुख्य वाहक होगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने घरेलू एयरलाइंस को ऐसे यात्रियों के लिए टिकट मूल्य पर छूट देने की अनुमति दे दी है जो साथ में कोई सामान नहीं ले जाते या केवल केबिन बैग के साथ यात्रा करते हैं। नए नियम के तहत एयरलाइंस ऐसे यात्रियों को कम कीमत पर टिकट उपलब्ध करा सकेंगी। विमान में सामान लेकर यात्रा करने की नई नीति के तहत एयरलाइंस को फ्री बैगेज अलाउंस या जीरो बैगेज या नो चेक इन बैगेज किराए की श्रेणी तय करने की अनुमति होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बालाकोट कार्रवाई की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा और सुरक्षा करने वाले सशस्त्र बलों पर देश को गर्व है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश और सैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले का जवाब देकर आतंकवाद के खिलाफ न्यू इंडिया की नीतियों को फिर से स्पष्ट कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा गुट के 2 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से अवैध सामग्री भी बरामद की गई है। धन शोधन से निपटने के लिए वैश्विक निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कारबल FATF ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्त पोषण के कारण ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है। कल FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने कहा कि धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में पाकिस्तान ने प्रगति की है, लेकिन कार्ययोजना पूरी नहीं कर पाया। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित आतंकवादियों और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये दिखनी भी चाहिए। वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट के बीच बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1939 अंक कम होकर 49,100 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 568 अंक गिरकर 14,529 पर बंद हुआ। ऑलराउंडर क्रिकेटर यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 57 एकदिवसीय मैचों में 810 रन और 22 टी20 मैचों में 236 रन बनाए हैं। उन्होंने एकदिवसीय मैचों में 33 और 2020 मैचों में 13 विकेट लिए। चीन ने दुनिया, विशेष रूप से गरीब देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति में भारत के प्रयासों की सराहना की है। पेइचिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बताया कि भारत चीन की तुलना में इन देशों को अधिक टीके उपलब्ध करा रहा है। उसकी ये सेवा सराहनीय है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक मतदान कराए जाएंगे। मतगणना 2 मई को होगी। तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में और असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव वाले राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसान प्रसंस्करण इकाइयां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति होंगे। वर्तमान वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, अर्थव्यवस्था की महामारी से पहले की स्थिति में लौटने का संकेत। कोविड टीकाकरण के अगले चरण में 60 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को टीका लगाने के लिए तैयारियां जारी। गृह मंत्रालय ने कोविड से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के वर्तमान दिशा निर्देश 31 मार्च तक बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहले खिलौना मेले का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कोविड बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और वैश्विक बिकवाली के बीच सेंसेक्स 1939 और निफ्टी 568 अंक गिरा।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।